गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजकल के समाज में फीलिंग्स की कोई महत्व नहीं रही है, इम्पोर्टेंस नहीं है। जो जितना ज़्यादा फीलिंग्स रखता है वो उतना ही ज़्यादा हर्ट होता है। उसमें भी जब बात छोटे बच्चों की हो और वो इमोशनली जब किसी के साथ टच हो जाते हैं और बाद में वो हर्ट होते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है, जिसका नाम है दाज्यू। दाज्यू शेखर जोशी और साहित्य प्रकार है कहानी। चैप्टर नंबर 15 पार्ट 1। तो योगेश, एक कहानी सुनाती हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। योगेश नामक एक लड़का था। वो उसकी आयु तकरीबन 13 से 14 साल की थी। वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। वो बड़ा भावुक, दयालु लड़का था और वो अपना कार्य बड़े उत्साह से करता था। और जितने भी कस्टमर आए वो उसके साथ हंसकर विनम्रता से बातें करता था, साथ ही साथ थोड़ा भावुक भी था। एक बार वह रेस्टोरेंट में जो काम कर रहा था वहाँ पे एक आदमी आया। धीरे धीरे वो आदमी हर रोज आने लगा और योगेश और उस आदमी के बीच एक आत्मीयता सी जुड़ गई और वो अपने योगेश उस आदमी से इतना जुड़ गया कि उसके साथ वो बड़ी अच्छी तरह से रहने लगा। तो वह आदमी को ऐसा लगा कि इससे तो मेरी वैल्यू डाउन हो रही है, मुझे ऐसे लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। तो धीरे धीरे वो आदमी ने योगेश की इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी। तब बच्चों ने कहा कि छोड़ो। योगेश को समझाया स्टाफ वालों ने कि तू इसके साथ व्यवहार कट कर दे, मत बोल उसके साथ। लेकिन योगेश नहीं मानता है। एक दिन सबके सामने बुरी तरह से योगेश को डांट दिया। तब उसके दिल में बहुत चोट आई। तब उसको समझ में आया कि नहीं, कि बड़े लोगों के साथ हमें फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। तो आज का चैप्टर भी कुछ ऐसी कहानी से प्रेरित है कि शेखर जोशी दाज्यू। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में आप
में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1995 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित है। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। देखो, ये ऐसी कहानी है जिस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी हुई है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई है। मदन एक पहाड़ी लड़का है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे एक अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। अपनत्व भरे दो शब्द परिचित व्यक्ति को निकट ला देता है और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देता है। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वही दाज्यू की केंद्र बिंदु कहानी है। चौक से निकलकर बाईं ओर, चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा सा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। तो क्या कहते कि जब चौक से निकलते, जहाँ पे वो रह रहे थे उस जगह की बात कर रहे थे कि चौक से निकलकर बाईं ओर लेफ्ट बड़े साइन बोर्ड वाला नाम लिखा होता है ना, एक कैफे में जगदीश बाबू जाते हैं। वहाँ पे ही उसने पहली बार उसको देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाफ आंखें, सफाफ सफाफ मतलब अति स्वच्छ, निर्मल, गोरा चिट्टा रंग, गोरा था, निर्मल सुंदर आंखें थी, सुनहरे बाल, चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, शिथिलता जो हम सब में ज्यादा है। शिथिलता मतलब आलस्य।
कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी फूटती। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है और शायद यही उम्र उसकी रहेगी। अनुमान। अंदाज। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो लड़के की बात की करनी है उसका वर्णन यहाँ पे शेखर जोशी ने किया हुआ है कि गोरा चिट्टा रंग है, निर्मल सी सुंदर सी आंखें हैं, सुनहरे बाल है, चाल में अनोखी मस्ती है लेकिन आलस्य नहीं है। आपने कमल के पत्ते देखे, वो इतने सॉफ्ट है तो उस पर पानी की बूंदें गिरती है तो फटाक से नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसी ही स्फूर्ति उसमें दिखने को मिलती है। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो वो 9-10 साल का लग रहा था। शायद उसकी उम्र यही थी। कितने साल का था? 9-10 साल का, आपसे भी छोटा। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। एक अधजली सिगरेट को छोड़कर एक लंबा सा कस खींचते हैं। फिर जगदीश बाबू देख रहे हैं कैफे में तो वो लड़का पास की टेबल से प्लेटें उठा रहा था। वो एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं तो वो लड़का उसके सामने ही था। मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा सा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में सारा मीनू समाहित था। मीनू मतलब मौन, सूची। मीनू माने सूची। मेन्यू। मीनू माने सूची। तो क्या कर रहा है कि जगदीश बाबू जब कैफे में प्रवेश करते हैं तो वो उस लड़के को देख रहा है। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ काम कर रहा है और मानो कि घंटों से वो उसी की राह देख रहा है। उसके सामने आकर खड़ा रहा लेकिन कुछ नहीं बोला, मुस्कुराया और अपना सर झुकाया। मानो कि उस मौन में ही, उस चुप्पी में ही सारा मेन्यू लिखा हुआ था। सिंगल चाय का आर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर। तब जगदीश बाबू ने सिंगल चाय का ऑर्डर देते हैं और फिर से वो मुस्कुराकर जल्दी से अंदर चला जाता है और पलकें झपकते ही, ऐसे आंख बंद कर खोलने को पलक झपकना कहते हैं। तो पलक झपकते ही वो चाय लेकर आ गया।
इसका मतलब ये नहीं है कि पलक झपकना मतलब थोड़ी ही क्षण में, थोड़ी ही देर में वो चाय लेकर आ जाता है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी काफी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वो पराया है, किंतु कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है। विक्षोभ या विरक्ति किसी साथ कथा के मूल में है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य की भावना कितनी विचित्र होती है। निर्जन माने सुनसान, सुनसान। कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम किसी भी जगह पे जाए, किसी पार्टी में जाए जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता, तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ हमें कोई हमारे साथ नहीं है, अकेला हमें लगता है। इतने लोगों के होने के बावजूद हमें अकेलापन लगता है। निसंग मतलब कोई हमारे साथ ना हो, ऐसा। किसी का साथ ना होना। और है एकाकी। मतलब अकेलापन। तो कई बार हम ऐसा होता है कि हम कहीं पे सभी के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें अकेला अकेला लगता है। और कई बार ऐसा लगता है कि कोई साथ ना होने पर भी हमें सबके साथ हो, ऐसा महसूस होता है। जानवर जनरव मई कोलाहल पूर्ण। कोलाहल पूर्ण। और साथ ही है विरक्ति। मतलब कि विराग, उदासीनता।
तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कई बार कोलाहल में भी हम अकेले महसूस करते हैं और कई बार हम अकेले होने पर भी हम सबके साथ हो ऐसा महसूस हमें होता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौकी चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिन रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जगदीश बाबू दूर देश से आए, मतलब किसी और राज्य से आए थे, वो अकेले आए थे। हम कई बार अनजान शहर में जाए तो हमें वहाँ पे सब अकेला अकेला लगता है, अपरिचित लगता है, पर थोड़े दिन वहाँ पे रहने के बाद सब अपना सा लगने लगता है। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है, और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के काफ़े होटल। जब हम अकेले होते हैं कहीं पर भी, तब हमें हमारी जो गांव है, शायद हम यहाँ से कहीं और चले जाए तो हमें हमारे फ्रेंड्स याद आते हैं, हमारी स्कूल याद आती है, हमारे माता पिता हमें याद आते हैं, हमारे घर, हमारे घर के पड़ोसी, ये सारी बातें हमें याद आने लगती है। जब हम हमारे घर से कहीं और जाए तब की बात है। चाय साहब। जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा कि शब्दों की ध्वनि में वही कुछ ही जिसका रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। अभ्यस्त होना। अभ्यस्त होना, आदत पड़ जाना। आदत पड़ जाना। अनायास। अनायास उसका मतलब होता है अपने आप। रिक्तता। खालीपन।
तो जब हमने बात की कि जब हमें मम्मी पापा की याद आने लगती है और जब हमें फ्रेंड्स की याद आने लगती है, स्कूल कॉलेज की याद आने लगती है, तब एक खालीपन सा हमें महसूस होता है। जगदीश बाबू अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी वो लड़का चाय लेकर आया और कहा, चाय साहब। जगदीश बाबू ने एस्ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाई। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला। तब उसको लगा कि उस लड़के के साथ मुझे बात करनी चाहिए। तो वो उस लड़के के साथ बातें करने लगते हैं और बातें करते समय वो जगदीश बाबू पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़के ने कहा, मेरा नाम मदन है। फिर जगदीश बाबू ने पूछा, मदन तुम कहाँ के रहने वाले हो? मदन ने कहा, मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ। तो पहाड़, इंडिया में तो कई सारे पहाड़ हैं। आबू, दार्जिलिंग, शिमला, अल्मोड़ा, कई सारे। तुम किस पहाड़ से आए हो? तब मदन को पता चला कि जिले और पहाड़ में डिफरेंस होता है। अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा का रहने वाला था। कहाँ का? अल्मोड़ा। याद रखना है, कहाँ का रहने वाला है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। तब अपने गांव के बारे में को बोलने को कहा तो उसको लगा कि मेरा तो इतना छोटा सा गांव है, उसके बारे में मैं किस तरह से बताऊं। तो उसने सोचा कि इसके मैं बताता नहीं हूँ। तो जगदीश बाबू को बोला कि वो तो अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर है। फिर भी जगदीश बाबू ने बोला, कुछ तो नाम होगा तेरे गांव का। डोटिया लगो। वह सचुकता हुआ सा बोला। अंडरलाइन करना, क्या नाम है? डोटिया लगो। मदन किस गांव का था? मदन अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर डोटिया लगो का गांव का रहने वाला था। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकांकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो उसे लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सका। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा है। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा माने माँ, बाबा, दीदी, भूली मतलब छोटी बहन। ये ईजा, भूली, दाजू वो पहाड़ी शब्द है। दीदी, भूली, दाजू माने बड़ा भाई। मदन को जब जगदीश बाबू ने कहा कि मैं तो तुम्हारे नज़दीक ही गांव का रहने वाला हूँ,
जब कभी हम बाहर जाए तब हमें पता चले कि ये तो गुजरात के रहने वाले हैं, तो हमारे मुंह पे स्माइल आ जाती है कि चलो कहाँ से हो, गुजरात के। तो वहाँ पे हमें पता चला कि हम जिस शहर या गांव के रहने वाले हैं वो नज़दीकी ही गांव के वाले हो, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। इज्जा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली नहीं, दाजू हाँ दाजू। तो जब मदन को ये पता चला तो वो उसको ऐसा लगा कि मेरे नज़दीकी गांव का है, तो वो अपने अतीत में चला गया, अपने माँ बाप के पास। शायद वो अपने ख्यालों में पहुंच गया था, अपना गांव, पहाड़, दीदी, मम्मी पापा, छोटी बहन, बड़ा भाई, उसके बारे में सोचने लगता है। अब सोचता है कि मैं जगदीश बाबू को क्या कहकर बुलाऊं। तो वो सोचता है और कहता है मैं दाजू कहकर बुलाऊंगा। दाजू मतलब बड़ा भाई। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, स्वर सुनाई पड़ता है। अजनबीपन की खाई दूर होना। अजनबीपन की खाई दूर होना मतलब अच्छी तरह से परिचय होना। परिचय होना। तो उसका क्या मतलब हुआ कि थोड़े ही दिन में जब पता चला कि जगदीश बाबू तो मदन के पास ही के गांव के हैं, तो वो जगदीश बाबू को अपना बड़ा भाई सोचने लगता है, मानने लगता है। तो थोड़े ही दिन में दोनों में क्या हो जाता है, दोनों में अच्छी तरह से परिचय हो जाता है। यहां तक आप पढ़ लो फटाफट एक बार। दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ते ही मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, दाजू कोई चीज़ पानी लाऊं? आया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता पूर्वक और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। तो यहाँ पे क्या कहते कि 2-4 दिन में वो दोनों परिचित हो गए। बाद में तो वो छोटा बच्चा था, इसीलिए वो जगदीश बाबू से ज़्यादा अटैच हो जाता है। जब कभी भी जगदीश बाबू कैफ़े में आते तो उसके पास दौड़ा जाता था और उससे सारी बातें पूछने लगता था।
फिर कहता है कि आज यहाँ पे बहुत ठंड है, तो क्या हमारे पहाड़ों में तो बर्फ़ गिरती है, तो शायद क्या यहाँ पे भी बर्फ़ गिरेगी। और कहीं और जगह पे जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यह होता है कि काफ़े में किसी और ने बुलाया बॉय कहकर, तो वो वहाँ पे तुरंत ही दौड़ा जाता है और ऑर्डर लेकर वापस आता है। तब फिर से जगदीश बाबू को कहता है कि मैं आपके लिए और क्या लाऊं, पानी लेके आऊं। जगदीश बाबू को कहता है कल आपने तो कुछ खाया ही नहीं। वो उसकी ज़्यादा केयर करने लगता है। वो कितने साल का था, 10-12 साल का था। जगदीश बाबू बड़े थे, फिर भी मदन जगदीश बाबू का ज़्यादा ख्याल रख रहा था। जब कभी जगदीश बाबू मदन से मिलते, तब मदन को मानो अपने बड़े भाई से मिलना हो वैसा प्रतीत होता था। कुछ ही दिन बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यार बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। अपनेपन के रंग में रंग जाना, बहुत घनिष्ठता होना, बहुत घनिष्ठता होना। तो थोड़े ही दिन में सब परिचित होने लगता है। तब जगदीश बाबू अब शहर, कैफे, उसके आसपास के लोग सभी जगदीश बाबू को पहचानने लगते हैं। अब जगदीश बाबू को बार बार कोई दाजू कहकर पुकारे, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मदन है जो दूसरे टेबल पर भी होकर भी दाजू कहकर बुलाता है। एक बार जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया तो उसने दूर से कहा, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। अहम माने अहंकार, अहम माने अहंकार। तो अब क्या होता है कि जगदीश बाबू के मिडिल क्लास जो संस्कार है वो जाग उठे कि आई एम अ रेस्पेक्टफुल मैन। और वो कौन है? वेटर है। तो एक वेटर मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाए, ऐसा जगदीश बाबू को लग रहा था। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं। लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीज माने इज्जत, प्रतिष्ठा।
इज्जत। तो क्या कहते कि एक बार जब जगदीश बाबू ने बुलाया तो आया दाजू कहकर मदन आता है। तो आते ही पूछता है, दाजू क्या चाय लाऊं? जगदीश बाबू आज क्रोधित हो उठते और कहा, क्या दाजू दाजू हर बार चिल्लाते, नहीं चाहिए मुझे चाय। किसी की इज्जत की तुम्हें पड़ी है कि नहीं पड़ी है? सबके सामने मुझे दाजू दाजू कहकर बुलाते रहते हो। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार न रह सका। मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ समझेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान न रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। सबके सामने उसको झाड़ दिया था। वो तो इतना छोटा बच्चा था कि प्रेस्टीज शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी उसे नहीं मालूम था। लेकिन हम चिल्लाए, जिस तरह से घर में छोटे बच्चे हो, अगर हम उस पर चिल्लाए तो वो भी रोने लगता है। उसको भी समझ में आता है कि वो ये हमें डांट रहे हैं। तो ये भी छोटा बच्चा ही था, तो उसको समझ में आ गया कि जगदीश बाबू को मैं दाजू का कर पुकारता हूँ वो अच्छा नहीं लगता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिरकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईर्जा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो। तो रो लेने पर अंतः की घुमड़ती हुई वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो निश्चय करता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जगदीश बाबू के कहने पर वो समझ तो जाता है कि उसने क्या किया। इसीलिए वो मदन मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वो अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाकर सिर पकड़कर बहुत रोता है, क्योंकि जगदीश बाबू के बिहेवियर से उसको बहुत हर्ट हुआ था। तब उसको लगा कि आज किसी ने मुझे अपने माता पिता, बहन सबसे अलग कर दिया हो, ऐसा आज उसको लग रहा था। क्योंकि एक तो वो छोटा बच्चा था और साथ ही अपने माता पिता, अपने परिवार से दूर रहकर यहाँ पे मजदूरी कर रहा था, क्योंकि अपने पेट के लिए, ताकि अपने घर की परवरिश कर सके। इतना छोटा बच्चा था फिर भी अपने घर चलाने के लिए वो पैसे कमा रहा था अपने घर से दूर रहकर। इसीलिए आज उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जो हम निर्णय लेते हैं, जो निश्चय करते हैं, वो शायद भावुकता से ऊपर हो जाते हैं। फिर फीलिंग जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती है। स्वाभाविक, सहज, और वेदना, पीड़ा, फिर अपने आप को संभालकर वह वापस अपने काम पर लौट आता है। मदन पूर्ववत काम करने लगता है।
दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट अपने बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। फिर से मदन अपने काम पे लौट आता है और जगदीश बाबू दूसरे ही दिन फिर से कैफे में आता है। कैफे में आते समय उसके बचपन के क्लासमेट हेमंत उसको मिल जाते हैं और दोनों कैफे में आते हैं। कैफे में आते ही मदन शायद उनसे दूर जाना चाहता है, इसीलिए जगदीश बाबू के बुलाने पर, इशारा करने पर वो आता नहीं है। दूसरी बार बुलाने पर मदन उनके पास आता है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसके क्या लाऊ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वो चला गया, मानो दोनों अपरिचित हो। अब मदन ने ठान ही लिया था कि अब किसी के साथ फीलिंग का रिलेशन नहीं रखना है, इसीलिए जगदीश बाबू जब आए तो वो अपरिचित थे, ऐसा ही उसने बिहेव किया। और जब जगदीश बाबू को अब लगता है कि कब मुझे ये दाजू कहकर पुकारेंगे कि क्या लाऊं दाजू, अभी लाया दाजू, लेकिन मदन ऐसा कुछ नहीं करता है क्योंकि उसके दिल में चोट लगी थी कि सबके सामने उसे अपना बड़ा भाई कहने का भी हक उसने नहीं दिया था, इसीलिए वो अभी लाया साहब कहकर चला जाता है। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाया। पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। शेखर। हेमंत पहचान जाता है चेहरे पर से कि शायद ये लड़का पहाड़ों का रहने वाला है। तभी जगदीश बाबू ने रूखा सूखा सा जवाब दिया हाँ, और जो बातचीत का टॉपिक था वही चेंज कर दिया। तभी मदन चाय लेकर आता है तो हेमंत आसान दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लग दी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया था, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें। अब मौन छा गया था क्योंकि जो पास्ट में जो सारी चीज़ें हुई थी मदन के साथ, आज फिर से उसके सामने फिर से वही रिपीट हो रहा था। जगदीश बाबू भी आए थे, तुम्हारा नाम क्या है, फिर दोनों में बातचीत होना, आत्मीयता होना, ये सारी बातें होने लगती है। फिर ये सारी बातें जो उसको हट कर गई थी, वो बातें सारी उसके सामने एक बार फिर से सामने से आकर चली गई। जगदीश बाबू ने आंख उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त में सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर भी अधिक सुंदर हो गया। आज जगदीश बाबू को इतनी गिल्टी फील हुई कि वो उसके सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सका, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि शायद वो इतना क्रोधित हो जाएगा कि सारा जो गुस्सा है वो अभी मेरे पर उतार देगा। लेकिन जब हेमंत ने दूसरी बार पूछा तब कहा, बॉय कहते हैं, ऐसा संक्षिप्त में कह दिया क्योंकि अब वो किसी के साथ फीलिंग वाले रिलेशन रखना नहीं चाहता था।
और वहाँ से वो चला जाता है। तो लेखक कहते हैं कि आज क्रोध में, गुस्से में मदन का चेहरा और भी सुंदर लगता है। किसी के साथ ऐसा बिहेव करना नहीं चाहिए। फटाफट एक बार नज़र कर दो। हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि किसी के साथ, अनजाने के साथ इतनी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी वो हमको हर्ट कर सकते हैं। और छोटे बच्चों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि 9-10 साल का एक लड़का है जिसे वो अपने घर से दूर रह रहा था, और जगदीश बाबू भी अपने घर से दूर यहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ पे उसे ऐसा प्रतीत हुआ दोनों को, क्योंकि वो पास ही के गांव के दोनों रहने वाले थे, इसीलिए मदन और जगदीश बाबू को अपनासापन लगने लग रहा था। वो 10-12 साल का लड़का था, इसीलिए वो ज़्यादा ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे मेरा बड़ा भाई मिल गया है, इसीलिए वो ऐसा सोचता है कि मुझे मेरा बड़ा भाई मिल गया, इसलिए वो ज़्यादा केयर करने लगता है। लेकिन जगदीश बाबू को वो धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए एक बार पूरी तरह से वो डांट देते हैं। डांट देने पर मदन को बहुत हर्ट होता है। वो अपने कमरे में जाकर वो रोता है, फिर निश्चय कर लेता है कि अब किसी के साथ वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा। दूसरे दिन जगदीश बाबू और उसका मित्र हेमंत दोनों फिर से कैफ़े में आते हैं, और जब हेमंत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बॉय कहकर चला जाता है। शब्दार्थ और स्वाध्याय फेयर बुक में सुंदर अक्षरों में लिखें। शब्दार्थ और स्वाध्याय दोनों ही आपको फेयर बुक में अच्छी तरह से लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।